पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैं मैथ यानी कि अपने गणित के 10 टाइप के सवाल लेके आ चुका हूं। ये 10 टाइप के वो सवाल हैं जो लगते तो बहुत आसान है, बहुत ही इजी लगते हैं, लेकिन आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरी ये बात ध्यान से सुनना कि ये 10 टाइप के जो सवाल हैं मैथ के, गणित के, ये बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपके ये 10 के 10 टाइप के सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। समझाने की गारंटी मेरी है, बस देखने की गारंटी आप रखना। समझा दूंगा, हर स्टूडेंट के दिमाग में सेट कर दूंगा। फिर से बता रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आपको मैथ में देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और इसका परिमाप 336 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे छोटे वाली भुजा का माप ज्ञात कीजिए। और आप देख सकते हो ये रेलवे कांस्टेबल के एग्जाम में, यानी कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें ही पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में आया, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए मैं ये लेके आया हूं। बड़ा शानदार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है और वो अनुपात क्या है? प्यारा सा, उस प्यारे से अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। वो है आपका 2:3:4:5 दिया गया है और इसका परिमाप कितना दिया गया है? 336 क्या दिया गया है? इसका परिमाप दिया गया है। अब परिमाप क्या होता है? चतुर्भुज अगर उनका अनुपात दिया हुआ है आपको, तो उसका परिमाप क्या होता है? इन सारे अनुपात को जोड़ दो, ये परिमाप के बराबर हो जाएगा। 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, यानी कि 14 आपका आ गया अनुपात में और वैसे कितना दिया हुआ है? 336। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 14 अनुपात का मान आ गया आपका 336। परिमाप क्या है कि परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का मान, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी का जो मान होता है, जोड़ होता है, इन सभी का योग, चारों भुजाओं का जो योग होता है उसी को क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। तो चारों भुजाओं का योग हमने किया, वो आ गया 14। 14 अनुपात का मान ये हो गया। एक अनुपात का मान निकालेंगे, इसके बड़े में 14 कर देंगे। हमें मान किसका निकालना है? सबसे छोटे वाली भुजा का मान निकालना है और सबसे छोटे वाली भुजा वही होगी जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अनुपात कितना है? 2 है। तो यहां पर 2 का अनुपात निकालना है तो 2 गुना में कर देंगे। बस काट दो, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, कितना बच गया? 5, 14 चौके 56 और 24 दूनी कितना हो गया? 48 हो जाएगा। इसका मान 48 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप इसका डायरेक्ट 2 का ना निकाल के आप एक अनुपात का मान भी निकाल सकते हो। इसको 14 से भाग देंगे, एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? अपना 24 आ जाएगा। जब हमारे पास एक अनुपात का मान आ जाता है, फिर हमसे कुछ भी पूछे, सबसे छोटी भुजा का पूछा है तो 2 अनुपात है, तो इसको 2 से गुना कर दो तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। सबसे बड़ी का पूछता तो 5 अनुपात, 5 को 24 से गुना कर देते, ये सबसे बड़ी का हो जाता। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर पूछता तो 5 अनुपात में 2 अनुपात माइनस करेंगे तो 3 अनुपात का मान निकालते, तो इसको 3 से गुना कर देते, तो ये दोनों का अंतर आ जाता। योग पूछता तो इन सभी को जोड़ देते तो 7 अनुपात का मान हमें निकालते, तो 24 गुना 7 करते। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ भी।
सबसे छोटी, सबसे बड़ी, दोनों के बीच का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग मतलब जोड़, कुछ भी पूछे आराम से हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल आराम से। ओके, चलो अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कौन सा है? यह आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, बड़े प्यार से मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है देखिए, किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतने रुपए का ब्याज हमें प्राप्त होता है, तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज बराबर मिलता है, तो इसमें ब्याज की दर कितनी दी गई है? 12% प्रति वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में 12% का ब्याज मिलता है। ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझ लोगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि एक साल में 12% का ब्याज मिलता है और ब्याज हर साल बराबर रहता है। कितने सालों की बात हो रही है? 5 सालों की। तो एक साल में जब 12% मिलता है तो 5 सालों में ब्याज कितना मिलेगा? हमें 60% मिलेगा। ये 60% किसका है? राशि का, क्योंकि ये 12% भी तो राशि का था, तो 60% क्या हो जाएगा? राशि का हो जाएगा। अब राशि का 60% कितना है ये? क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि ब्याज कितना मिलता है? 4680 रुपए, और प्रतिशत में कितना मिलता है? 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% का मान कितना आ गया? 4600 आ गया, 680 आ गया। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 60 कर देंगे। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है जमा की गई राशि का। जमा की गई राशि हमें निकालनी है। तो कोई भी राशि है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है, तो हम गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बस इसको काट लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 7 42 और 6 8 48। कितना आ गया? 78 को 100 से गुना करेंगे तो 7800 रुपए आपकी राशि हो जाएगी। 7800 रुपए आपकी राशि हो जाएगी। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो 7800 रुपए आपकी राशि हो गई, यानी मूलधन हो गया। इसमें ब्याज और जोड़ देंगे तो हमारी राशि क्या निकल के आ जाएगी? हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आया? मूलधन निकल के आया है। राशि का मतलब क्या होता है? मूलधन, जो स्टार्टिंग में रुपए दिए गए थे। बात समझ में आ गया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़े प्यार से आपको समझा दिया है, सभी के दिमाग में सेट हो गया होगा। और दिमाग में सेट हो जाता है ना, समझ में आता है, तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर हमें समझ में आता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए चला करो, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में ऐसे खो जाते हो, क्वेश्चंस को समझने में ऐसे खो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वीडियो को लाइक करना भूल गए हो। ठीक है, देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता है कि डीआई से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम 10 टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हम लेंगे। तो ये हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। आपका देखो, ये आपका यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। ठीक है, जूम हो जा भाई साहब। ओके, ये वाला है अपना। इसमें बोला गया ये जो संख्या दी गई है ना, ये सफल होने वालों की है संख्या, और ऊपर इनका ईयर दिया हुआ है कि 2001 में 66%, 2002 में 80, इस तरीके से ये दिया गया है। तो अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा वो देखिए कि यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000 है, सफल 2002 की बात कर रहा है, 2002 में 80% सफल हुए थे, इसका मतलब 80% का मान कितना आ गया अपना? 1,20,000 अपना आ गया है। तो हमसे आगे क्या पूछा है? तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? 80% सफल हुए हैं, तो क्या 20% फेल हुए होंगे? और टोटल की हमसे पूछी है, 100% का मान हमसे पूछा है। जब हमारे पास 80% का मान है तो 100% का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। 1% का निकालेंगे बटे में 80, और 100% का निकालेंगे तो गुना में हमें क्या करना है? 100 करना है। अब काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
8 से 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12 और 4 जीरो आपकी आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद 2 से काट दो 10 को 5 पे, इनको इसको गुना कर दो तो 3 पंजे 15 और 4 जीरो लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। अभ्यर्थियों की बात हो रही है ना, रुपए की बात नहीं है। तो कितने अभ्यर्थी हो जाएंगे? 1,50,000, जो आपका किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि हमें सफल अभ्यर्थियों का मान दिया गया था जो 80% है और उनका मान 1,20,000 है। कुल का हमसे पूछा था जो 100% होगा, तो 100% का हम मान निकाल देंगे, जो कितना हो जाएगा? 1,50,000। आराम से आपका आंसर निकल गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली टाइप बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुई है आरपीएफ में, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? विभाज्य मतलब 12 से भाग होती है, वो अपने को बताना है। तो 12 से भाग करने के लिए अगर जो संख्या 3 और 4 से भाग हो जाएगी वो संख्या 12 से भाग हो जाएगी। अब देखो ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि 12 से इसको भाग दें, इसको भाग दें, इसको भाग दें, इसको भाग दें, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसमें काफी समय हमारा लग जाएगा। तो इसका यही तरीका होता है कि जो संख्या 3 और 4 से भाग होगी वो 12 से अपने आप हो जाएगी। 4 से भाग होने वाली संख्या का क्या होता है कि 4 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसके इकाई और दहाई के अंक 4 से भाग हो या 2 जीरो हो तो वो संख्या 4 से भाग हो जाती है। क्या ये 4 से भाग हो रहा है? इकाई दहाई हो रहा है। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये 4 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये 4 से हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब 4 से ये 3 संख्या भाग होती है। अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का क्या होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो जोड़ के देखो, 1 4 5 5 5 10 15 और 2 17। क्या 17 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो कितना हो गया, 5 4 9 और 1 10 और 4 14। क्या 14 है वो 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो जब 3 नहीं होते तो ये अपने आप आंसर हो जाएगा। और वैसे भी चेक कर लो, 4 4 8 8 और 5 13 और 13 और 5 कितना हो गया? 18। क्या 18 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 3 6 18। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो ये 4 वाला क्वेश्चन था, आराम से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये वाली टाइप बहुत आसान है, इसको आप बिना पेन के भी कर सकते हो और ये आपके एग्जाम्स में हमेशा रिपीट होती है। देखिए क्या है कि राज्य स्तर की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत भार 86 किलोग्राम था। 11 खिलाड़ी हैं, उनका औसत भार कितना है? 86 किलोग्राम है उनका औसत भार। आगे देखो, यदि उसमें एक कोच शामिल कर लिया जाए तो कोच शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? 12 हो जाएंगे। कोच शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसतन भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी सभी का 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि पहले 86 था तो अब क्या हो गया? 87 हो गया। लेकिन क्या हो रहा है? सभी का 1-1 बढ़ रहा है। सदस्य कितने हो गए? 12 हो गए। 12 सदस्य है, सभी का 1-1 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब जो कोच साहब आए हैं औसत से 12 किलोग्राम ज्यादा लेके आए हैं। औसत कितना था हमारा? 86 था। 86 हमारा औसत था, 12 किलोग्राम उनका ज्यादा है। तो इसका मतलब उनका वेट कितना हो जाएगा? 98 किलोग्राम हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात समझ में आई कि भाई 11 खिलाड़ी थे, उनका औसत कितना था? भार 86 किलोग्राम था। लेकिन एक कोच को शामिल कर लिया गया तो अब 12 हो गए, और जिससे औसत क्या है? सभी का 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 12 का 1-1 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब 12 किलोग्राम ज्यादा है उनका औसत से, जो हमारा पहला औसत था। तो 86 से 12 ज्यादा है, तो 86 में 12 जोड़ो, कितना आ जाएगा आपका? यहां पर 98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिना पेन के भी कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यह बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इजी क्वेश्चन जो आपकी हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलता है। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग आता है, आराम से कर सकते हो। क्या है
कि एक दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपए में खरीदकर 196 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो हमें यह भी पता करने की आवश्यकता नहीं है कि हानि हो रही है या लाभ, डायरेक्ट ही बोला है कि हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि ही हो रही होगी। कितने की हो रही है? 245 में 196 माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने की हानि हो रही है। तो यहां पर 49 की हानि हो रही है, 49 रुपए की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बटे में क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, और गुना में क्या करना है? 100 करना है, आपका निकल जाएगा हानि प्रतिशत। यहां से निकालेंगे तो ये कितने पे जा रहा है? 5 से कट गया, और 5 से काटेंगे तो ये 20 पे कट गया। इसका मतलब कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 20% की हानि हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी ही है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, तभी तो शुरुआत में बोला था कि ये इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला जो हम लेके आएंगे उसमें मैं हार्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा। हार्ड तो कुछ होता नहीं है, हमारे स्टूडेंट के लिए हार्ड कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपके लिए। ठीक है, चलो नंबर 7 पे चलते हैं। ये फिर से साधारण ब्याज की वो टाइप है जो बार बार रिपीट होती है, पिछले वाली से थोड़ी बहुत अलग है। क्या है कि 9000 को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। मैंने उसमें बताया था ना कि कुल राशि आपसे पूछ सकता है। कुल राशि का मतलब मिश्र धन। अब देखो क्या है, 12% की ब्याज मिलती है तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 12% का। 4 साल की बात की जा रही है तो 12 चौके 48% का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 48% का ब्याज मिलेगा। राशि कितनी है अपनी? 9000 है, इसका आप 48% निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए? 48% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसको मान लो गुना करेंगे तो कितना आएगा? वैसे गुना करना चाहो गुना भी कर लो, चलो मैं एक बार बता देता हूं गुना। 0 9 8 72 2 7 36 और 7 कितना हो गया? 43 हो गया। इतने रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। वैसे कैसे गुना कर सकते थे? कैलकुलेशन वाली ट्रिक से कि भाई 48 को मान लो 10 से गुना करते, जीरो तो हटा दो, जीरो तो लास्ट में लगा देंगे, 10 से गुना करते 480 आता। 480 में से 48 माइनस कर दो, 480 में से 50 माइनस करेंगे 430, और 2 और जोड़ दो तो 432 हो जाता, और फिर जीरो लगानी थी, ऐसे हो जाता। अब हमसे क्या पूछा है? कुल पूछा है। तो 9000 रुपए क्या है हमारे पास? मूलधन है, ब्याज हमारा ये है तो इसमें जोड़ दो। ठीक है, कितना आ गया? 13320 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कुल राशि का मतलब है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा में ब्याज। मूलधन हमारे पास 9000 दिया गया है, ब्याज हमारे पास आ गया 4320, दोनों को जोड़ेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वीं टाइप आपके सामने है। ये वाली टाइप आपके आरपीएफ की सबसे फेवरेट टाइप है। ठीक है, वैसे तो मैंने अभी तक जितनी भी बताई है ना सारी फेवरेट है, तभी तो टॉप 10 क्वेश्चंस में उनको स्थान मिला है। देखो, इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया है कि आपको इसको पीछे से सोल्व करना है, क्योंकि पीछे से सोल्व करना बहुत आसान बन जाता है। रूट 196 किसका वर्गमूल होता है? रूट 196 ये होता है आपका 14 का। तो 14 आ गया। 155 में आप 14 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 169, और 169 किसका होता है? ये आपका 13 का होता है। इसका मतलब इस पूरे को हमने सोल्व कर लिया, और यहां से हमें 13 प्राप्त हो गया, और प्लस का निशान पहले से है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होगी? 3 3 9 3 27 हो गया, और 27 को भाग देना है 9 से। 27 को 9 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 9 इसमें जोड़ दो, 13 और 9 कितना हो गया? 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया। आप ऐसा जरूरी नहीं कि उसी को सोल्व करना, आप इसको भी सोल्व कर सकते हो पहले। ठीक है, लेकिन इस टाइप वाले में कभी कभी क्या होता है, पूरे का पूरा रूट में ही होता है, तो पीछे से हमें याद रहता है, पीछे से सोल्व करना बहुत आसान बन जाता है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, बड़ा प्यारा था कि 3 की पावर 3 27, 27 को 9 से भाग दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 आ गया, इधर को सोल्व किया तो 13, 9
13 कितना हो गया, 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। बताओ आराम से समझ में आया सभी को? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फिर आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप थोड़ा बहुत ध्यान भी देते हो या नहीं देते, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते। ये वाला देखो पहले कि एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सौमी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत अंक की आवश्यकता है। 4 परीक्षाएं हैं, 80 औसत का चाहिए, इसका मतलब उसको 320 नंबर लाने हैं। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले ये देख लो बेसिक वाला। पहली 3 परीक्षाओं में उसने इतने इतने प्राप्त किए, तो आपको बताना है सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में अब 320 चाहिए, उसमें से देख लो कितना उन्होंने प्राप्त कर लिया, 84, 94 और 69 उन्होंने प्राप्त किया है। 8 और 9 17 आ गया, ठीक है। और यहां से 17 और 6 23 और 1 24, 247 उसने प्राप्त कर लिया। 247 उसने प्राप्त किया, तो इसका मतलब उसको कितना चाहिए, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 7, यानी 73 अंक और चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो चौथी में कितना चाहिए, 73 चाहिए। इसका आंसर हम चेक कर देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी ही है, देखो ये डी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे है कि आप इसके बिना ही करना चाहते हो, पेन का बिना यूज किए करना चाहते हो, तो आपको पता है कि 80 चाहिए औसत। तो ये 80 से कितना जाता है, मैं लिख रहा हूं, आप दिमाग में ही करना आपको, ताकि मैं समझा सकूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना बिना पेन के कर सकते हो। 80 चाहिए, तो ये 80 से 4 ज्यादा है तो +4 हो रहा है। ये 80 से +14 है तो +14, 14 ज्यादा है तो हमने +14 लिख दिया। ये 80 से कितना कम है, -11 है तो -11। अब कितना हो गया, प्लस का 18 है, उसमें से माइनस का 7 है, सॉरी माइनस का 11 है। तो 18 में से 11 गया तो प्लस का 7 बच गया। इसका मतलब 7 हमारे पास एक्स्ट्रा है। 80 चाहिए सभी में, 7 हमारे पास पहले से ही है, तो 80 में से 7 माइनस कर दो, 73 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप निकालो, फिर मैं आपको आगे 10वां क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन क्या है कि 3815 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3 और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है, वो आपकी 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो वैसे कर लो कि कितना शेष बचता है, या आप इसको डायरेक्ट 9 से भाग कर सकते हो और बता सकते हो कितना शेष बचता है। 9 से भाग करना बिल्कुल आसान है, और ये टाइप आपके एग्जाम में आती है, बहुत आसान है। इसलिए आपको सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है, तभी मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और इस वीडियो को उन्होंने यहां तक देखा है। जो स्टूडेंट यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब उनका पूरा डेडिकेशन से वो मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उनका नाम पता होना चाहिए ना, कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, कि इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में जॉब लेनी है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट करोगे, मैं सभी को हार्ट देने वाला हूं, दिल देने वाला हूं, ठीक है। कमेंट इसका 10 देखिए आपका क्या है कि एक पुस्तक पर 2300 का मूल्य अंकित है। यदि दुकानदार उस पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 2300 इस पे अंकित किया गया है, 10% की छूट दी जा रही है, मतलब 230 रुपए की छूट दी जा रही है। तो यहां से 2070 रुपए में इसको बेचा जा रहा है, लेकिन 2070 रुपए में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ होता है। जब लाभ होगा 100 में जोड़ के लिखते हैं, हानि होगी 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये किसका मान हो जाएगा, 120 का मान हो जाएगा 20% का लाभ की वजह से। हमें क्रय मूल्य का मान निकालना है, जो क्या होगा 100 होगा, 100 का मान हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 से कट जाएगा क्या ये, हाँ 3 चौके 12 और 3 6 18, 3 नामे 27, 4 से काट दो कितने पे, 25 पे। तो इन दोनों का गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करो, 69 और 25 को गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मान लो ये 70 होता, कितना होता, 70 होता तो 25 से गुना करते, तो 7 से गुना करते 25 आता, कितना होता है,
ठीक है, 25 की 150, 25 आता है 175, 175 होता है, 1750 होता, तो 1750 में 25 माइनस कर लो, 1725 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इधर किधर दिया भी हुआ होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? दोबारा से समझा देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अंकित मूल्य 2300, 10% की छूट मतलब 230 की छूट 2070 में बेचा गया। लेकिन 2070 में बेचा गया है ना, यह भी 120 का मान है, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 120 का मान है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, 100 का मान निकालना है। जब आपको 120% का मान पता हो, क्या 100% का मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, और बस आपका निकल के आ जाएगा 1725, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपके 10 के 10 सवाल हैं, वो समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना जो क्वेश्चन पूछा है वो भी, और क्लास कैसी लगी ये भी। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ की आने वाली शानदार क्लासेस आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।